अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कोलिजन। और कोलिजन में सबसे पहले जो अपने को समझना है, दैट इज व्हाट हमें समझना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैं एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन लिख लेंगे। कि सपोज करो दो बिल्कुल आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स कंसिडर करो, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे इस तरह से रखे हुए हैं। अब एक स्फीयर को मैं इस तरफ वेलोसिटी देकर दूसरे वाला स्फीयर जो कि स्टेशनरी है उसकी तरफ भेज देता हूं, और फिर थोड़ी देर बाद कोलिजन होता है इस तरह से। तो जब कोलिजन हुआ तो ये उनका कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस बना, ठीक है, जो कोलाइडिंग जिस सरफेस पर कोलिजन हो रहा है उस कोलाइडिंग सरफेस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस आएगा, उस कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, ठीक है। दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या डेफिनेशन होने वाली है, अब इसका यूज क्या होता है वो तो आगे अपन पढ़ेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता क्या है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द टू बॉडीज कोलाइडिंग। जो दो बॉडीज कोलाइड होनी है उनके बीच में कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये बॉडीज कोलाइड करती हैं तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाती हैं। कि ये बॉडी आई वेलोसिटी लेकर इसको हिट करेगी, वो हिट करेगी तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस जब पढ़े थे कि कोलाइडिंग सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज इम्पल्सिव। और अगर वो नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव है इसका मतलब है कि वो मोमेंटम में सडन चेंज ला सकता है। और कोलिजन में यही तो होने वाला है इसमें, कि ये जब इससे हिट करेगा तो स्टेशनरी बॉडी में अचानक से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसके मोमेंटम में सडन चेंज आया। और क्योंकि इसने इसके ऊपर जो नॉर्मल लगाया वो इसने भी पलट के इस पे लगाया, तो इसकी वेलोसिटी जो है कोलिजन के बाद वो भी सडनली चेंज हो जाएगी। तो दोनों की वेलोसिटीज में सडन चेंज आने वाला है, और वो सडन चेंज किसकी वजह से आने वाला है, जो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया होगा उसके इंपल्स की वजह से। वो नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव होगा, ये कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगता है हमेशा, है ना। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होगा कि आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करो, तब तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटीज चेंज होने वाली हैं। जैसे ये तो सिंपल एग्जांपल था, क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो थी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसी को ना भी पता हो तो वो ये बोल देगा कि सर इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जरूरत कहाँ है, मुझे पता है कि ये इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। कोलिजन के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी या तो ऑपोजिट होगी इस तरफ होगी, बट चेंज हो जाएगी, है ना। बट देखो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें इतना आसान नहीं होगा। कि सपोज दो डिस्क है हमारे पास, जो कैरम की अपने पास कॉइन्स होते हैं ना, कैरम की गोटियां। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन करो ऐसे, उसको बस अपन ऊपर से देख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है। तो वो कैरम के जो कॉइन्स हैं वो डिस्क की तरह होते हैं। मान लो इस तरफ वेलोसिटी लेकर आया स्ट्राइकर, और वो जो दूसरी मान लो क्वीन वो यहां पर रखी हुई थी स्टेशनरी। दोनों आइडेंटिकल हैं साइज वगैरह में, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन सरफेस होगा ये, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी, ये होगी इस केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब ये उसको हिट करेगा तो ये जो स्ट्राइकर है वो उस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा और ये इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल। तो ये जो क्वीन है इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ सकती। फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ नहीं, यहां पर चेंज जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और वेलोसिटी के अगर इसकी जो स्ट्राइकर की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लें तो ये वाली जो वेलोसिटी है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो ये वेलोसिटी स्ट्राइकर की अनचेंज्ड रहेगी। ये वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उस पर असर आएगा क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा है, इसको वो कम कर देगा या फिर पूरी डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकता है। जबकि इसमें ये इस तरफ जाएगा क्योंकि ये स्टेशनरी था और अचानक से इस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगा,
तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो अपन टेक्निकल टर्म्स वो जो बोल रहे हैं, हम एक्चुअली फोर्स, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम इतनी डिटेल में नहीं सोचते अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो, है ना। बट प्लेयर जब एम करता है कि इस क्वीन को मान लो मुझे होल में ले जाना है, तो वो तभी पॉसिबल होता है कि वो अंदाज़ा इसी चीज़ का तो लगाता है कि मैं किस एंगल पे हिट करूं जिससे कि ये उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में हमें ज़रूरत है कि उसको होल में ले जाने के लिए। तो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए इसी बात का अंदाज़ा प्लेयर लगाता है, ठीक है। बस वो इस टेक्निकल टर्म्स में नहीं सोचता, है ना, वो नॉर्मली विजुअली देखकर अंदाज़ा लगाता है। तो ये वाली चीज़ देखो, अगर आपको ये पता हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तभी आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है, ये जो डिस्क है ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इस डायरेक्शन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग अगर स्मूथ सरफेस है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। जो इम्पैक्ट आएगा, जो अचानक से इम्पल्सिव नॉर्मल लगेगा, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगेगा दोनों पर, ठीक है। दोनों की वेलोसिटीज में जो चेंज होगा वो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज। तो आई होप ये जो एग्जांपल मैंने दो दिए उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द लाइन perpendicular to the common contact surface between two colliding bodies, ठीक है। ये तो हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका। और जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया वो भी अपन एक लाइन में लिख लेते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन both bodies apply normal force that is impulsive, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं एक रिमाइंडर के लिए, on each other along line of impact, शॉर्ट में लिख दिया उसको line of impact, ठीक है। दिस इज द बेसिक्स अबाउट लाइन ऑफ इम्पैक्ट।